चैप्टर 16 वो सुबह जब राजवीर ने किया फोन। दोस्तों, अब तक आपने पढ़ा कि राजवीर ने आराध्या से कहा था, मैं जल्द ही जोधपुर आ रहा हूं और चाहता हूं कि तुमसे मुलाकात हो। अब आगे सुनिए, क्या होता है अगले दिन की सुबह में। सुबह का वक्त था। कमलेश सिंह अपने आंगन के झूले पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। बगल में उनकी बेटी आराध्या थी, जो धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रही थी। घर का माहौल बिल्कुल शांत था। बस रसोई से कविता भाभी के बर्तनों की खनकती आवाज आ रही थी। वहीं वीरेंद्र जी किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे, लेकिन आराध्या के मन में कुछ और ही चल रहा था। रात की वो बातें, वो मैसेज, वो आखिरी लाइन, कल मिलते हैं, सब कुछ बार बार उसके जहन में घूम रहा था। वो खिड़की से बाहर झील की तरफ देख रही थी, पर निगाहों में बस राजवीर था। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, सब कुछ जैसे आसपास ही था। अचानक कमलेश जी के फोन की ट्रिंग ट्रिंग आवाज ने माहौल तोड़ दिया। उन्होंने अखबार नीचे रखा, जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर पड़ी। थोड़ी देर के लिए भौहें सिकुड़ी, फिर चेहरा सहज हो गया। जी, राजवीर बोल रहे हैं। जैसे ही आराध्या ने ये नाम सुना, उसका दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा। वो झट से सीधी बैठ गई और अपने पिता की ओर देखने लगी। कमलेश सिंह हल्की मुस्कान लिए बोले, हाँ राजवीर बेटा, बोलो, क्या बात है। आराध्या अब ध्यान से पापा की हर बात सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर उसके पापा को सुबह सुबह क्यों कॉल कर रहे हैं। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या उन्होंने मूवी की परमिशन के लिए कॉल किया होगा, या मुझसे मिलने की बात कर रहे होंगे। उसके गालों पर हल्की सी लालिमा आ गई। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उधर कमलेश जी अब शांत स्वर में बात कर रहे थे। हाँ राजवीर बेटा, क्यों नहीं, आप जब जोधपुर आए तो हमें बताना जरूर। थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ से कुछ बोला गया। कमलेश जी मुस्कुराए। अच्छा, आप होटल में रुकना चाहते हैं। अरे नहीं बेटा, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे घर में ही रुकिए। आराध्या की आंखें बड़ी हो गईं। क्या पापा उन्हें घर बुला रहे हैं। वो अंदर ही अंदर घबराहट और खुशी दोनों महसूस करने लगी। कमलेश जी फिर बोले, अच्छा ठीक है, अगर आप हमारे घर नहीं रुकना चाहते तो कम से कम हमारे होटल में ही रुक जाइए, मैं वहां का इंतजाम करवा देता हूं। राजवीर ने शायद कुछ कहा। कमलेश जी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटा, जैसे आपकी सुविधा। फिर मिलते हैं, शुभ दिन। और फिर फोन कट गया। फोन रखते ही कमलेश जी ने अखबार उठाया और बड़े सहज स्वर में बोले, राजवीर जोधपुर आ रहे हैं। आराध्या ने चौंक कर पूछा, सच में बाबा साहब। कमलेश जी ने उसकी ओर देखकर मुस्कराया। हाँ, शायद किसी ऑफिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में। फिर उन्होंने अखबार खोल लिया, पर उनकी मुस्कान अब भी वही थी। आराध्या का मन अब एक पल भी शांत नहीं रह पा रहा था। वो धीरे धीरे अपने कप को मेज पर रखती है। कमलेश जी आगे बोले, हमने बहुत कहा कि बेटा हमारे महल में ही रुक जाओ, पर उसने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। बोला कि शादी से पहले किसी लड़की के घर रुकना शोभा नहीं देता। कमलेश जी की आंखों में गर्व की चमक थी। देखा बेटा,
आज के जमाने में भी कोई लड़का इस तरह पुराने रीति रिवाजों की इज्जत करता है, ये बहुत दुर्लभ बात है। आराध्या बस शांत होकर सुन रही थी, पर अंदर ही अंदर उसका दिल बहुत धीरे धीरे मुस्करा रहा था। कमलेश जी ने आगे कहा, फिर भी मैंने जोर देकर कहा कि वो हमारे होटल में ही रुके। पहले तो मना कर रहे थे, पर मेरी बात का मान रखकर आखिरकार हाँ कह ही दी। फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ चुप हो गए। तभी दरवाजे की तरफ से कदमों की आवाज आई। वीरेंद्र जी बाहर से लौटे थे और उन्होंने सारी बात सुन ली थी। वो हंसते हुए बोले, भैया आपने बिल्कुल सही कहा। आज के दौर में ऐसा संस्कारी लड़का मिलना वाकई मुश्किल है। इतने में कविता भाभी भी किचन से ट्रे लेकर आईं। उनके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। सही कहा आपने, हमारी आराध्या बहुत लकी है कि उसे राजवीर जैसा साथी मिला। और उतना ही लकी राजवीर भी है, क्योंकि हमारी आराध्या तो किसी से कम नहीं। सुंदरता में, संस्कार में, गुणों में, सब में बेमिसाल है। कविता जी के ये शब्द सुनकर आराध्या के गालों पर हल्की सी लाली आ गई। वो मुस्कराई जरूर, मगर नजरें झुका ली। कविता जी शुरू से ही आराध्या को अपनी छोटी बहन की तरह नहीं, बल्कि बेटी की तरह चाहती थी। जब से इस घर में आई, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि आराध्या को माँ जैसा प्यार मिले। बातों का माहौल हल्का और प्यारा था। तभी आराध्या ने माहौल बदलने के लिए मुस्कुराते हुए पूछा, भाभी वैसे हमारा छोटा हीरो वीर कहाँ है? उसका स्कूल वाला कैंप अब तक खत्म नहीं हुआ क्या? कविता जी बोली, हाँ वो कल तक आ जाएगा। बहुत लंबा कैंप था इस बार। आराध्या ने राहत की सांस ली। अच्छा है, बहुत याद आ रही थी। वो घर में नहीं होता तो सन्नाटा सा लगता है। कमलेश जी हंसकर बोले, बिल्कुल सही कहा, वीर दूर रहता है तो घर जैसे सुनसान लगता है। कविता जी ने भी हंसते हुए कहा, और जब वो होता है तो घर में इतनी शरारतें करता है कि सबकी नाक में दम कर देता है। मगर ये तो है, हैरानी की बात है, इस बार कैंप से उसकी एक भी शिकायत नहीं आई। सभी जोर से हंस पड़े। आराध्या भी मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा दर्द अब भी चुपचाप था। वो सोच रही थी, क्या राजवीर जी ने मूवी का प्लान कैंसिल कर दिया? बाबा साहब ने तो मुझसे पूछा भी नहीं। उसके मन में सवाल और बेचैनी दोनों थे। वो उठी और बोली, मैं अभी आती हूँ बाबा साहब, और धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चल पड़ी। उसी वक्त कमलेश जी को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने आवाज दी, अरे बेटा रुक जरा, मैं तुमसे कहना ही भूल गया। आराध्या के कदम रुक गए। वो पीछे नहीं मुड़ी, बस हल्के से ठिठक कर खड़ी हो गई। उसका एक हाथ अनायास ही अपने दिल पर चला गया। धड़कनें तेज हो चुकी थी। कमलेश जी बोले, राजवीर ने एक और बात कही थी। वो तुम्हारे साथ जोधपुर घूमने की अनुमति भी चाहता था। मैंने सोचा कि इसमें क्या बुराई है, तो मैंने तुम्हारी तरफ से हाँ कर दी। आराध्या की सांस थम सी गई। वो आज शाम तक आ जाएगा और कल शाम 5 बजे वो तुम्हें लेने भी आएगा। उसने कहा कि वो अपनी सारी मीटिंग्स जल्दी निपटा देगा। कमलेश जी ने प्यार से पूछा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना बेटा? आराध्या कुछ नहीं बोली, बस बहुत धीमे स्वर में हाँ कहकर हल्के से सिर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर शर्म, उलझन और एक अजीब सी खुशी, तीनों एक साथ थे।
कविता जी मुस्कुरा कर बोली। लगता है हमारी आराध्या शर्मा गई और हंसते हुए फिर किचन में चली जाती है। वीरेंद्र जी भी उठकर बोले, भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, चलिए स्टडी रूम में। दोनों भाई स्टडी रूम की ओर बढ़ जाते हैं, चेहरे पर गंभीरता और मन में कोई छिपा राज। दूसरी ओर आराध्या अपने कमरे में आती है, दरवाजा बंद करती है, बेड पर बैठ जाती है और गहरी सांस लेकर मुस्कुराती है। तो सच में राजवीर जी ने पापा से परमिशन ले ली। वो खुद से बात करती हुई उठती है, अपनी अलमारी खोलती है और सोचने लगती है, कल क्या पहनूं? फिर उसकी नजर एक डार्क ग्रीन शरारा पर जाती है। वो उसे बाहर निकालती है, अपने सामने रखती है और कहती है, बस यही पहनूंगी, मूवी के लिए परफेक्ट रहेगा। आईने में खुद को देखती है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, आंखों में चमक, मानो सोच रही हो, राजवीर जी मुझे देखकर क्या कहेंगे? फिर धीरे से मुस्कुराती है और कैमरा जैसे उसके चेहरे पर ठहर जाता है। यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। पर सवाल यह है, आखिर वीरेंद्र जी ने कमलेश जी को स्टडी रूम में क्यों बुलाया? क्या कोई छिपी बात है जो अब सामने आएगी? जानने के लिए सुनिए हुकुम सागर जुनून का अगला अध्याय। चैप्टर 17 स्टडी रूम की गंभीर बातचीत। कमलेश सिंह का पर्सनल स्टडी रूम उसी शानो शौकत का प्रतीक था जैसा उनके पूरे घराने का मिजाज, जैसे हर दीवार पर इतिहास और जिम्मेदारी बैठी हो। भारी लकड़ी का मेज, पुराने फोटोज और दीवार पर टंगा हुआ एक बड़ा घड़ी, हर चीज में स्थिरता और गुरुत्व दिखता था। कमरे की खिड़की से धूप की एक पतली किरण बाहर के बाग की हरियाली पर गिर रही थी, पर कमरे का माहौल अचानक गंभीर और भारी था। कमलेश सिंह मेज के पीछे बैठे थे। सामने उनके छोटे भाई वीरेंद्र खड़े थे, चेहरे पर चिंता, आंखों में तल्खपन। दोनों के बीच कुछ देर चुप्पी रही, फिर वीरेंद्र ने सीधे मुद्दे पर बोलना शुरू किया। भैया, उसकी आवाज में दबे हुए जज्बात थे, ये खबर पक्की है। ज्ञान की मां की तबीयत बहुत नाजुक है। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी गंभीर बताती है, हालत कुछ ठीक नहीं लगती। किसी तरह का जोर जबरदस्ती या हादसा हुआ है क्या, इस पर भी संदेह है। कमलेश के चेहरे पर वह भाव सा उभर आया जो सिर्फ पिता और परिवार वाले ही दिखा सकते हैं, चिंता, पछतावा और बचाने की चाह। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बात ऐसी पहुंच जाएगी। न हमने कभी चाहा कि किसी की मां की तबीयत की वजह से किसी की जिंदगी खराब हो। पर हालत ऐसी है कि हमें सोच समझकर काम करना होगा। आराध्या हमारी बेटी है, उसकी जिंदगी और इस दोनों हमारी जिम्मेदारी है। वीरेंद्र के चेहरे पर ठहराव और भी तेज हो गया। उसने झट से कहा, भैया, यह सिर्फ किस्मत नहीं लग रहा, कुछ बातें संदिग्ध हैं। ज्ञान और आराध्या के बीच जो कुछ हुआ, उसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। अगर लोगों के कानों तक ये बात पहुंची कि आराध्या की वजह से किसी की मां को नुकसान हुआ, तो हमारे लिए बहुत मुंह मोड़ने वाली बात बनेगी। आराध्या वो लड़की नहीं है जो किसी का नुकसान चाहे। वो नाजुक है, संवेदनशील है। अगर उसे किसी तरह का दोषी ठहरा दिया गया तो वह टूट जाएगी। कमलेश की आंखों के कोने नमी से भर आए। उसने धीरे से कहा, मुझे भी यही डर है, पर हमें रोमांच में आकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। पहले सच्चाई जाननी होगी। पर एक बात तय है, अगर किसी तरह से हमारे परिवार की बेटी को बदनाम करने की कोशिश हुई है, तो मैं इसे सहन नहीं करूंगा। हम उसकी इज्जत बचाएंगे। और जहां तक शादी का सवाल है, मैंने राजवीर से बात कर ली है, उसने यहाँ आने की बात कही है।
अगर कोई साजिश है तो हमें पहले से ही सतर्क रहना होगा। वीरेंद्र ने कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज अब पक्का थी, कड़ा इरादा दिख रहा था। भैया, आप निश्चिंत रहें। मैं किसी भी हाल में हमारी आराध्या की शादी में बाधा नहीं आने दूंगा। जो भी ठोस कदम उठाने होंगे, लोगों से बातें, सबूत इकट्ठे करने होंगे, मैं करवा दूंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद उस मामले की तह तक जाऊंगा। कोई उसे बदनाम नहीं होने दूंगा। कमलेश ने धीरे धीरे सिर हिलाया और भाई का हाथ थामते हुए कहा, ठीक है, पर सावधानी से आगे बढ़ना होगा। गुस्से में कोई फैसला ठीक नहीं होगा। पहले भरोसेमंद लोगों से बात कर, जानकारी इकट्ठा कर। किसी तरह की अफवाह या गलतफहमी को हम समय रहते दबा दें। राजवीर के आने से पहले सारी तैयारी होनी चाहिए, ताकि जब वह यहाँ आए तो सौहार्द बनी रहे और हमारे परिवार की गरिमा अछूती रहे। वीरेंद्र ने दृढ़ता से कहा, मैं यह सब संभाल लूंगा। घर में कोई हलचल नहीं होने दूंगा। आराध्या की शादी होनी चाहिए और इसी रिश्ते को कोई बिगाड़ने नहीं पाएगा। बोले तो उसकी आंखों में एक संकल्प की लौ जल रही थी। कमलेश ने कमरे में रखी फाइलों में से एक उठाई और कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि हम समझदारी से काम करें। किसी भी तरह की बयानबाजी से पहले तथ्यों को पकड़ा जाए। तुम जो कहना चाह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस संयम और सूझबूझ से। वीरेंद्र ने गर्दन हिलाई और कमरे की गहन गंभीरता के बीच दोनों भाइयों ने एक मौन समझौते की तरह हाथ मिलाया। वे दोनों जान रहे थे कि अब जिम्मेदारी केवल पारिवारिक की नहीं, बल्कि उस लड़की की भी है जो उनकी देखरेख में है। कमरे के बाहर हवा में हल्की गर्मी थी, पर स्टडी रूम में बैठा यह छोटा-मोटा फैसला आने वाले दिनों की बड़ी लहरों को टालने की कोशिश थी। वीरेंद्र बाहर निकला, गंभीर योजनाओं के साथ, और कमलेश अपने ही ख्यालों में डूब गए, जहां एक और बेटी की खुशी थी और दूसरी ओर उसके समक्ष आने वाली संभावित चुनौतियां। रात का वक्त था। जोधपुर की हवाओं में उस दिन एक अलग सी गर्माहट थी, जैसे आसमान भी किसी बड़ी मुलाकात का गवाह बनने को बेचैन हो। दूर तक फैली शहर की लाइटें रेत की सुनहरी जमीन पर ऐसे चमक रही थी, जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। राजवीर की कार धीरे धीरे शहर के बीचों बीच स्थित कमलेश सिंह के बताए हुए होटल के बाहर आकर रुकती है। वही पुराना, भव्य होटल कमरेजी किंग्स प्लेस, जिसकी दीवारों पर राजस्थान की शान और राजसी ठाठ झलकती थी। जैसे ही कार का दरवाजा खुलता है, होटल के सामने कतार में खड़े स्टाफ एक साथ झुकते हुए कहते हैं, खम्मा घणी, स्वागत है राजवीर साहब। राजवीर हल्की सी मुस्कान देता है। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। शायद वह जानता था कि कमलेश सिंह जैसे रईस व्यक्ति अपने मेहमानों का स्वागत किसी शाही अंदाज में ही करवाएंगे। होटल मैनेजर स्वयं आगे बढ़ता है, सिर झुकाकर बोलता है, सर, आपको यहाँ देखकर हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कमलेश जी ने खुद कहा था कि आपकी हर जरूरत का खास ध्यान रखा जाए। राजवीर ने हल्के पर ठोस स्वर में कहा, थैंक यू, पर मैं बहुत थक चुका हूँ। प्लीज मुझे मेरा रूम दिखा दीजिए। मैनेजर तुरंत इशारा करता है और खुद आगे आगे चल पड़ता है। चारों तरफ सुगंधित मोमबत्तियां, संगमरमर की फर्श और दीवारों पर लगे सुंदर पेंटिंग्स। होटल के भीतर हर कदम पर राजसी एहसास झलक रहा था। राजवीर का रूम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था, रॉयल स्वीट, जहां से पूरा जोधपुर शहर दिखता था। मैनेजर ने दरवाजा खोलते हुए कहा, सर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस एक कॉल कर दीजिए। राजवीर ने सिर हिलाया, धन्यवाद। दरवाजा बंद होते ही कमरे में एक शांत सन्नाटा छा गया। वह सूट उतारकर सीधे बाथरूम की ओर चला गया।
ठंडे पानी की धाराओं ने उसके तन की थकान भले मिटाई, पर मन की बेचैनी को नहीं। लगभग आधा घंटा बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और राजवीर बाहर निकला। सिर्फ एक सफेद तौलिया उसकी कमर पर लिपटी थी। उसके चौड़े कंधों पर से पानी की बूंदें फिसल रही थी और मध्यम पीली लाइट में उसका चेहरा और भी तीखा लग रहा था। वह बालों को रगड़ते हुए खिड़की की तरफ बढ़ता है। खिड़की से बाहर झांकते ही उसका चेहरा ठहर जाता है। आसमान में पूरा चांद था, शांत, निर्मल और खूबसूरत। और जैसे ही उसने चांद की तरफ देखा, उसे लगा जैसे चांद में किसी की छवि झिलमिला रही हो। वह चेहरा था आराध्या का। राजवीर के होठों पर हल्की मुस्कान आई, पर आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह धीरे से बुदबुदाया, कल, बस कल तुम्हें देखूंगा आराध्या। उसने एक गहरी सांस ली, फिर बिस्तर की तरफ गया और बत्ती बंद कर दी। कमरे में बस हल्की चांदनी बची थी, जो उसके चेहरे पर गिर रही थी। थोड़ी देर बाद वह आंखें बंद कर लेता है, पर नींद आने से पहले तक उसके जहन में बस आराध्या का चेहरा घूमता रहा। वहीं दूसरी तरफ राठौर हाउस की हवेलीनुमा इमारत में भी एक कमरा जाग रहा था। आराध्या खिड़की के पास बैठी थी। रात के 11 बज चुके थे। चांदनी उसकी साड़ी के पल्लू पर गिर रही थी और उसके हाथ में वही चाय का कप था जो अब ठंडा हो चुका था। वह बार बार खिड़की से बाहर देखती, फिर खुद से कहती, पता नहीं राजवीर जी पहुंच गए होंगे या नहीं। कहीं थक तो नहीं गए होंगे। फिर खुद ही मुस्कुरा देती, क्यों मैं इतना सोच रही हूं। वो तो बस मिलने आ रहे हैं, बस इतना ही। लेकिन उसके दिल की धड़कनों ने उसके झूठ को पहचान लिया था। वह उठी, अलमारी खोली और कपड़ों के बीच ढूंढने लगी कि कल क्या पहनेगी। कई ड्रेस निकाल कर देखी, पर आखिरकार उसने एक डार्क ग्रीन शरारा हाथ में लिया। यही पहनूंगी कल, थोड़ी अलग लगूंगी, शायद उन्हें भी पसंद आए। उसने मुस्कुराते हुए आईने में खुद को देखा, फिर बिस्तर पर लेट गई, पर नींद कहाँ। वो करवटें बदलती रही, जैसे हर मिनट में सुबह होने का इंतजार कर रही हो। और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती हैं। राजवीर के ख्यालों में डूबी, मुस्कुराते हुए। रात बीत गई। एक नई सुबह आने वाली थी, जो सिर्फ सूरज की नहीं, बल्कि दो दिलों की मुलाकात की गवाह बनेगी। क्या राजवीर और आराध्या की यह पहली मुलाकात वैसी होगी जैसी दोनों ने सोची है, या फिर इस मुलाकात में कोई नया मोड़ छुपा है? जानिए आगे। हुक्मसा का जुनून के अगले धमाकेदार चैप्टर में। चैप्टर 18, नई सुबह, नई शुरुआत। धीरे धीरे सुनहरी किरणें खिड़की के पर्दों से होकर कमरे में फैल रही थी। आराध्या की नींद आधी खुली थी, आंखें अभी भी धुंधली थी। वह करवट बदलती है, तकिए से सिर हटाती है और उनीदी आवाज में बुदबुदाती है, थोड़ा और सो लूं। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ती है। वह चौंक कर बैठ जाती है। हे भगवान, 8 बज गए। तुरंत बिस्तर से कूदती है, बालों को पीछे करती है और अलमारी खोलती है। कपड़े ऐसे निकाल रही थी जैसे किसी परीक्षा के लिए लेट हो रही हो। राजवीर जी आज आने वाले हैं और मैं ऐसे लेट हो गई। वह खुद से ही बात करती हुई बाथरूम की तरफ दौड़ जाती है। आधे घंटे बाद आराध्या बालों से टॉवल हटाते हुए बाहर आती है। हल्का पिंक सूट, सादगी से भरा मेकअप और कानों में छोटे झुमके। चेहरे पर मासूम सी चमक थी, जैसे आज का दिन कुछ खास होने वाला हो। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आती है। नीचे हॉल में कमलेश सिंह अखबार पढ़ रहे थे।
बगल में वीरेंद्र जी बैठे थे। दोनों ही फॉर्मल कपड़ों में थे, जैसे ऑफिस जाने की तैयारी में हों। तभी आराध्या धीरे से बोली, पापा, आप दोनों आज ऑफिस जा रहे हैं क्या? कमलेश जी अखबार मोड़ते हुए मुस्कुराए। हाँ बेटा, थोड़ा जरूरी काम है। वैसे तुम आज इतनी लेट कैसे उठी? आराध्या हल्की झिझक के साथ बोली। वो कल देर तक कुछ सोचती रही थी पापा, इसलिए। तभी किचन से कविता भाभी की आवाज आई। लगता है रात को नींद नहीं आई होगी। क्यों आराध्या? किसी के सपनों में खोई हुई थी क्या? बस यह सुनते ही आराध्या का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। उसके होंठ सूख गए और नजरें झुकी रहीं। वह मन ही मन बोली, भाभी माँ भी ना। सबके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? वीरेंद्र जी ने हंसते हुए अपनी पत्नी को हल्का सा टोका। अरे भई, क्या छेड़ रही हो लड़की को? देखो इसका चेहरा पूरा लाल हो गया है। कमलेश जी ने भी मुस्कुराकर कहा, बस भी करो तुम दोनों, अब उसे थोड़ा चैन से रहने दो। बेटा, तुम डाइनिंग टेबल पर जाकर नाश्ता कर लो। हमने तो कर लिया है। जी बाबा साहब, आराध्या ने सिर झुकाकर कहा और वहां से चली गई। डाइनिंग टेबल पर आराध्या प्लेट में पराठा और दूध रखती है। तभी पीछे से कविता जी आकर उसके पास बैठती हैं। क्या बात है मेरी गुड़िया, मुझसे नाराज हो गई क्या? थोड़ा मजाक क्या किया तो मुंह लटका लिया? आराध्या उनकी तरफ देखती है और उसकी झिझक एक प्यारी मुस्कान में बदल जाती है। नहीं भाभी माँ, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? आप तो मेरी छोटी मम्मी हैं, मेरी सबसे प्यारी दोस्त। आपके बिना तो मैं सोच भी नहीं सकती कि कैसे राजवीर जी के साथ एक नई शुरुआत कर पाऊंगी। कविता जी एक पल को चुप हो गई। उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने आराध्या का चेहरा दोनों हाथों में लेकर कहा, बेटा, तू जितनी मासूम है उतनी ही समझदार भी। मुझे पूरा यकीन है कि तू हर रिश्ते को निभाने में परफेक्ट साबित होगी। और याद रखना, कभी अपने आप को किसी से कम मत समझना। तेरे मायके वाले हमेशा तेरे साथ हैं। आराध्या की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह धीरे से भाभी माँ के गले लग जाती है। कविता जी उसके माथे पर एक किस करती हैं और कहती हैं, बस अब रोना नहीं। आज का दिन बहुत खास है और मुझे यकीन है कि आज तेरे चेहरे पर वही मुस्कान लौटेगी जो मैं देखना चाहती हूँ। कमलेश जी और वीरेंद्र जी अभी अभी ऑफिस जाने के लिए उठे ही थे कि अचानक दरवाजे के पास से एक जोश भरी आवाज आई, बड़े पापा, बड़े पापा। सबका ध्यान उधर गया। एक 14 साल का लड़का धूल से सनी टी शर्ट और पीठ पर बैग लटकाए पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ अंदर आया और सीधे जाकर कमलेश जी के गले लग गया। कमलेश जी एक पल को चौंक गए, फिर नीचे झुककर उसके चेहरे को देखा और मुस्कुरा उठे। अरे हमारा वीर, तू आ गया बेटा। वीर भी खिलखिलाकर बोला, हाँ बड़े पापा, मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप ठीक है ना? और बाकी सब कहाँ हैं? तभी किचन से कविता भाभी आईं और उनके पीछे धीरे धीरे आराध्या भी आती हुई दिखी। वीर की नजर जैसे ही उन दोनों पर पड़ी, वह शरारती मुस्कान के साथ अपनी माँ को थोड़ा इग्नोर करते हुए बोला, दीदी, आप कैसी हैं? मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। आराध्या मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ छोटू। और तू बता, तेरा स्कूल कैसा चल रहा है? तू भी बहुत याद आता है। वीर झट से बोला, मुझे भी दीदी बहुत याद आई।
अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। कविता भाभी पीछे से बोली, पहले मुझसे भी मिल ले जनाब, मैं भी यही हूँ। तभी वीर दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लेता है। तीनों के चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वीरेंद्र जी जो ऊपर से फाइल लेने गए थे, नीचे आए तो यह नजारा देखकर उनका चेहरा भी खिल उठा। अरे वाह, हमारा वीर वापस आ गया, उन्होंने हंसते हुए कहा और बेटे को गले से लगाया। फिर बोले, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ बेटा, रात को ठीक से खाना खा लेना और मम्मी की बात सुनना। जी पापा, वीर बोला और हाथ हिलाते हुए बाय कहा। आराध्या और कविता दोनों ने भी दरवाजे से उन्हें बाय किया। थोड़ी देर बाद कविता बोली, चल अब वीर, पहले जाकर अपने हाथ धो ले, फिर तुझे कुछ खाने के लिए दूंगी। वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी प्लीज, बहुत भूख लगी है, पहले खाने दो ना। नहीं बेटा, पहले हाथ धो, फिर खाना मिलेगा, वीर ने पैर पटकते हुए कहा। उफ मम्मी, और मुंह फुलाकर अपने कमरे की तरफ चला गया। आराध्या ने हंसते हुए कहा, भाभी माँ, रहने दीजिए, मैं देती हूँ कुछ खाने को। कविता बोली, ठीक है, ले जा, ये रही कुछ गरम गरम कचौरियाँ। उन्होंने प्लेट में 4 कचौरियाँ रखीं और मुस्कुराकर कहा, जा, अब तेरे छोटे हीरो का मूड ठीक कर दे। आराध्या प्लेट लेकर वीर के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा हल्के से खोला। कमरा देखकर वह खुद भी हैरान रह गई। बड़ा, रॉयल, नीले पर्दे, लकड़ी का बेड और दीवारों पर वीर के स्कूल अवार्ड टंगे हुए थे। वह मुस्कुराती हुई बेड पर बैठ गई। तभी बाथरूम से वीर बाहर आया। साफ सुथरा, ताजा चेहरा, पजामा और हल्की सी शर्ट में। दीदी, आप यहाँ? वह खुश होकर बोला। आराध्या ने मुस्कुराकर प्लेट आगे की। हाँ, भूख लगी थी ना? ये लो, भाभी माँ ने भेजी है। वीर झट से प्लेट उठाता है और बिना कुछ कहे एक के बाद एक कचौरियाँ खाने लगता है। आराध्या हंसती है। अरे धीरे खा, कोई छीनने वाला नहीं है। वीर मुंह भरे हुए बोला। दीदी, आप जानती नहीं, स्कूल का खाना इतना बेकार होता है कि अब घर का खाना देखकर दिल खुश हो गया। दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। कुछ देर तक कचौरियाँ खाते हुए वो स्कूल, दोस्तों और टिफिन की बातों में खो जाते हैं। वीर अपनी नई स्कूल लाइफ के किस्से सुनाता है और आराध्या पूरे दिल से सुनती रहती है। उस पल घर में एक अलग सी रौनक थी। हंसी, अपनापन और वो बचपन की मासूमियत। आराध्या के दिल में भी सुकून था। उसे लगा जैसे इस छोटे वीर के आने से घर में फिर से खुशियों की आवाज लौट आई हो। दोपहर बीतता गया और अचानक आराध्या की नजरों पर समय का एहसास आया। 4 बज चुके थे। उसका दिल धक से बैठ गया। 5 बजे तक नदारद रहना ठीक नहीं होगा। मुझे अभी तैयार होना होगा। वह भागकर अपने कमरे में गई। दरवाजा बंद करके शीशे के सामने खड़ी हुई, आंखों में थोड़ी घबराहट, पर चेहरे पर एक आशीर्वाद सी मुस्कान। उसने डार्क ग्रीन रंग का शरारा निकाला, वही जो उसने पहले चुना था, और धीरे धीरे बदलने लगी। बालों को नर्म लहरों में बढ़ाया, माथे पर जरचपड़ी बिंदी लगाई, हल्का सा टचअप किया। सब कुछ साधारण पर बेहद नाजुक। पर्स में जरूरी चीजें रखीं, छोटा सा खुराफाती खिलखिलाता दिल और कुछ उम्मीदें भी। तंबाकू सा हल्का रोमांच, फिर राहत। ठीक 5 बजे की नौटंकी के कुछ मिनट पहले फोन की घंटी बजे। स्क्रीन पर नाम, राजवीर। उसका दिल तेजी से धक धक करने लगा। उसने कंपोज करके कहा, हाँ
मैं तैयार हूँ। राजवीर की आवाज नर्म, भरोसेमंद और थोड़ी सी गंभीर थी। मैं नीचे आ चुका हूँ। महल के बाहर आ जाओ, मैंने वहां रुककर इंतजार कर लिया है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नैरेटर धीमी धड़कन की तरह। वो धीरे धीरे नीचे उतरी। बाहर निकलते ही उसने देखा, चमकदार लग्जरी कार, उसके सामने खड़ा था राजवीर। उनकी आंखें एक दूसरे से टकराईं। कुछ पल के लिए समय थम सा गया, हवा में जैसे धीमा संगीत बज उठा। राजवीर एकदम ठंडा, पर उसकी नजरें गर्म थी। उसने ड्राइवर की तरफ झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, आराध्या, बैठो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और कार के पीछे की सीट पर बैठी, दिल में अजीब सी हल्की सी बेचैनी और खुशी दोनों। थोड़ी थोड़ी सांसों के साथ संवाद टोन। तभी उसने महसूस किया, सीट बेल्ट निकालने में उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। राजवीर ने धीरे से झुककर उसका सीट बेल्ट बांधा। वह नजदीकी पल, उसकी आंखों के बिल्कुल सामने। आराध्या का चेहरा लाल हुआ। राजवीर ने हंसकर कहा, ठीक है। दिक्कत तो नहीं? वह धीरे से बोली, नहीं, मैं ठीक हूं। पर अंदर का हर धड़कना इसका कुछ और संकेत दे रहा था। यह मुलाकात दोनों के लिए सिर्फ एक औपचारिक मिलन नहीं थी। यह दिल की पहली नरमी थी, जो अब सामने आ रही थी। कार स्टार्ट हुई। शहर के किनारे से निकलते हुए हल्की हवा इनके चेहरे पर टकराई। रास्ते में दोनों ने धीरे धीरे बातें की, उन छोटी छोटी बातों में आराम और अपनापन था, और बीच बीच में खामोशी भी, जो अपने आप में एक मीठा सन्नाटा थी। राजवीर की आवाज अक्सर धीमी पड़ती, और कभी कभी दोनों की आंखें मिलकर चुप सी रही। बस इस खामोशी की बात ही काफी थी। दोस्तों, इसी तरह आराध्या और राजवीर की शाम आगे बढ़ी। छोटी छोटी नजरें, चुप्पी के पल, और पहला सा रोमांच जो दिल में जगह बना रहा था। अगला अध्याय बताएगा, जब ये मुलाकात और गहराई में जाएगी, किन किन बातों का खुलासा होगा, और किस तरह से इनकी कहानियां आपस में बुनती चली जाएंगी। तो सुनते रहिए हुकुम सागर का जुनून का अगला धमाकेदार एपिसोड। चैप्टर 19, दिल का पहला एहसास। नैरेटर की कोमल आवाज, हल्की पृष्ठभूमि में धीमा रोमांटिक संगीत। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि आराध्या और राजवीर की पहली मुलाकात हो चुकी थी। दोनों एक ही कार में बैठे सफर पर निकल पड़े थे। अब आगे सुनिए उस सफर की शुरुआत और उस दिन की कहानी। कार के अंदर एक सन्नाटा था। आराध्या खिड़की के बाहर देख रही थी। हवा उसके बालों को हौले हौले उड़ा रही थी। राजवीर एक पल उसकी ओर देखता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैं रेडियो चला दूं? कोई पसंदीदा गाना है तुम्हारा? आराध्या हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। नहीं, ऐसी कोई खास पसंद नहीं है। दरअसल मुझे कार का सफर ज्यादा अच्छा नहीं लगता। राजवीर उसे एक नजर देखता है, उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी महसूस करता है। अरे तो बताया क्यों नहीं? खिड़की खोल दूं क्या? नहीं। ठीक है, वह धीरे से कहती है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। राजवीर मुस्कुराता है और कार की स्पीड थोड़ा बढ़ा देता है। थोड़ी देर में दोनों जोधपुर के एक भव्य शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं। भीड़, रोशनी और हल्की सी गहमा-गहमी। राजवीर कार पार्क करता है और आराध्या की ओर मुड़कर कहता है, चले अंदर। आराध्या धीरे धीरे सिर हिलाती है और दोनों साथ चलने लगते हैं। मॉल के अंदर राजवीर पूछता है, कौन सी मूवी देखनी पसंद करोगी? आराध्या की आंखों में शरारत सी चमकती है। मुझे तो हॉरर मूवी बहुत पसंद है। क्या आप देख पाएंगे? राजवीर हल्के से हंसते हैं।
क्यों नहीं, आज पहली बार तुम्हारे साथ डरने का अनुभव कर लेते हैं। दोनों हंस पड़ते हैं। पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर वे थिएटर के अंदर पहुंचते हैं। थोड़ी अंधेरी, ठंडी हवा और बड़े पर्दे के सामने की खामोशी। थिएटर लगभग खाली था, सिर्फ कपल सीट्स बची थी। आराध्या ने मजबूरी में वही टिकट ले ली थी। दोनों साथ बैठ गए। राष्ट्रीय गान खत्म होते ही लाइटें बुझ जाती है और मूवी शुरू होती है। धीरे धीरे पर्दे पर डरावने सीन चलने लगे, पर आराध्या तो मजे से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। राजवीर को मूवी से ज्यादा उसके चेहरे के हावभाव अच्छे लग रहे थे। वह कभी थोड़ा डरती, फिर खुद को संभालती और हंस देती। राजवीर मन ही मन सोचता है, अगर यह मासूमियत डर में भी इतनी प्यारी लगती है तो हंसी में कैसी लगेगी। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। मूवी खत्म होती है। लाइटें जलती हैं और दोनों उठने लगते हैं। आराध्या खुश होकर कहती है, मूवी बहुत मजेदार थी राजवीर जी, मुझे तो बहुत पसंद आई। राजवीर मुस्कराते हैं। अच्छा हुआ, वरना पहली डेट पर भूत देखकर डर जाती तो क्या होता। दोनों हंसते हैं और सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा अंधेरा था। आराध्या नीचे उतर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया। राजवीर ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और अपनी तरफ खींच लिया। क्षण भर में आराध्या की कमर उसके हाथों में थी। वह उसकी बाहों में थी। दोनों की सांसें रुक सी गईं। राजवीर की नजरें आराध्या की आंखों में टिक गईं। आराध्या की पलकों में डर नहीं, एक अजीब सी गर्माहट थी। दोनों के बीच कुछ सेकंड का वो सन्नाटा, जैसे पूरा समय थम गया हो। राजवीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह महसूस करता है कि उसने किसी बहुत कोमल चीज को थामा हुआ है। आराध्या का दिल भी उसी लय में धड़क रहा था। यह उसका पहला ऐसा पल था किसी पुरुष के इतने करीब आने का। तभी आराध्या धीरे से कहती है, राजवीर जी। राजवीर झट से होश में आता है और धीरे से उसे सीधा करता है। सॉरी, आप गिरने वाली थी। बुरा तो नहीं लगा ना मेरा पकड़ना? आराध्या की नजरें झुक जाती हैं। नहीं, बुरा नहीं लगा। वह जल्दी से आगे बढ़ जाती है। राजवीर मुस्कुराता है, आराम से चलिए, वरना फिर गिर जाएंगी। वह और भी झेंप जाती है। बाहर रात ढल चुकी थी। दोनों कार में लौटे। सफर के दौरान कोई बात नहीं हुई। कार में वही सन्नाटा था, पर अब उस सन्नाटे में मधुरता थी। दोनों बस उस एक पल को बार बार याद कर रहे थे। महल के बाहर कार रुकती है। आराध्या उतरने लगती है। राजवीर कहता है, अंदर नहीं चलूंगा, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। आराध्या सिर हिलाती है, ठीक है। वह कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से राजवीर की आवाज आई, आराध्या। वह ठिठक गई, मगर पलटी नहीं। हम शायद अब सीधा शादी के वक्त ही मिले। मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है। कल मैं उदयपुर लौट रहा हूँ। आराध्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। शादी तक? यानी अब वह इतने दिन राजवीर को नहीं देख पाएगी। राजवीर कार में बैठने ही वाला था कि तभी उसके कानों में पायल की झंकार गूंजी। वह पलटा और हैरान रह गया। आराध्या दौड़ते हुए आई और सीधे उसके सीने से लग गई। उसका सिर राजवीर के दिल पर था। वह पल, मानो सारे शब्द खो गए हों। बस दो धड़कनें एक साथ चल रही थी। राजवीर हिल भी नहीं पाया। वह कुछ कहने वाला ही था कि आराध्या झट से अलग हुई। चेहरा लाल, आंखें नम और भागती हुई हवेली के अंदर चली गई।
राजवीर वहीं खड़ा मुस्करा उठा। बचकानी हो तुम आराध्या। पर कमाल की भी। वह एक नजर हवेली को देखता है और फिर अपनी कार स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, वो रात दोनों के दिलों में एक पहला एहसास छोड़ गई, जहां डर, हंसी, झिझक और मोहब्बत सब एक साथ मिले थे। अब देखना यह है कि जब राजवीर उदयपुर लौटेगा तो दूरी क्या उनके दिलों को और करीब लाएगी। जानने के लिए सुनते रहिए हुकुम साहब का जुनून का अगला धमाकेदार एपिसोड, चैप्टर 20, जुदाई का पहला दिन। चैप्टर 20, शादी की तैयारियां शुरू। कहानी, हुक्मसा का जुनून। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि आराध्या और राजवीर की पहली मूवी डेट कितनी प्यारी और अनोखी रही, जहां उनके दिलों ने पहली बार एक दूसरे के एहसासों को महसूस किया। अब आगे सुनिए कहानी में। एक महीना इतनी जल्दी बीत गया कि किसी को पता ही नहीं चला। इस बीच बहुत कुछ बदल चुका था, खासकर आराध्या और राजवीर के बीच। दोनों के बीच अब रोज बातें होती थी। सुबह हो या रात, हर वक्त बस एक दूसरे का इंतजार रहता। राजवीर का कॉल आते ही आराध्या के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती थी और उसकी आवाज सुनते ही जैसे पूरा दिन खुशनुमा हो जाता। धीरे धीरे आराध्या की आदतें भी बदलने लगी थीं। वो अब देर से उठने लगी थी, खाना भूल जाती थी और हर बात में बस राजवीर की बातें करती थी। कविता जी, उसकी छोटी मम्मी, और वीरेंद्र जी, उसके छोटे पापा, दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते और कहते, देखो, अब तो हमारी आराध्या सच में बड़ी हो गई है। कमलेश सिंह जी भी अपनी बेटी की इस खुशी को देखकर संतुष्ट थे। उन्हें लगता था कि आखिर उनकी आराध्या अब बीते कल के दुखों से बाहर निकल आई है। राजवीर में उन्हें वो जिम्मेदार और सच्चा इंसान दिखता था, जो उनकी बेटी को कभी दुख नहीं देगा। शादी की तारीख तय हुई। पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाल दिया था। अगले महीने की 5 तारीख। पूरे महल में रौनक थी, जैसे किसी त्योहार का माहौल हो। हर तरफ से रिश्तेदारों के फोन आने लगे थे, निमंत्रण पत्र छपने लगे थे और आराध्या का कमरा तो पूरी तरह से फूलों, कपड़ों और गहनों से भर चुका था। अब शादी में सिर्फ 5 दिन बाकी थे और आज सिंह पैलेस, जोधपुर, और राठौर पैलेस, उदयपुर, दोनों जगह एक साथ कुलदेवी की पूजा रखी गई थी। ये परंपरा थी, किसी भी शुभ कार्य से पहले कुलदेवी की आराधना जरूरी मानी जाती थी। सिंह पैलेस का नजारा। सुबह की हल्की धूप महल के संगमरमर के फर्श पर सुनहरी छटा बिखेर रही थी। हर तरफ ताजे फूलों की खुशबू थी, गेंदे और गुलाब की। आराध्या आज बेहद सुंदर लग रही थी। उसने पीले रंग का राजस्थानी लहंगा, सुनहरी कढ़ाई वाला ब्लाउज और लाल चुनरी ओढ़ रखी थी। उसकी नाक में छोटी सी नथ, माथे पर टिक्का और हाथों में चूड़ियां जैसे उसके सौंदर्य में 4 चांद लगा रही थी। नीचे हाल में वीरेंद्र जी और कविता जी पहले से हवन के पास बैठे थे। कमलेश सिंह भी पूजा में सम्मिलित थे और आराध्या उनके पास जाकर बैठ गई। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और हवन कुंड से घी की खुशबू उठने लगी। आराध्या ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से एक ही दुआ मांगी, बस राजवीर हमेशा मेरे साथ रहें और हमारे रिश्ते में कभी कोई तूफान ना आए। उधर राठौर पैलेस, उदयपुर में। उदयपुर का विशाल महल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। राठौर परिवार की तरफ से भी पूरी पूजा विधि के अनुसार चल रही थी। राजवीर के पिता अमरवीर सिंह राठौर और उनकी मां चांदनी देवी हवन में आहुति दे रहे थे। पूरे परिवार के चेहरे पर एक गर्व और संतोष की झलक थी,
क्योंकि उनके घर की बहू बनने जा रही थी, जो पूरे राजस्थान की शान मानी जा रही थी। आराध्या सिंह। दोनों परिवारों में रौनक थी, उल्लास था और ढेर सारी तैयारियां चल रही थी। शादी के कार्ड बांटे जा चुके थे। राजवीर का शादी का शेरवानी भी तैयार थी और आराध्या का लाल लहंगा, हाथों से कढ़ाई किया हुआ, बस पहनने का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, अब वक्त है उस पल का जिसका इंतजार सबको था। हमारे हीरो राजवीर और हमारी प्यारी आराध्या की शाही शादी। क्या इस शादी में सब कुछ ठीक रहेगा या फिर कोई नया मोड़ आएगा कहानी में? ये जानने के लिए सुनते रहिए हुक्म का जुनून का अगला धमाकेदार एपिसोड, राजवीर आराध्या की शाही शादी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी हुक्म का जुनून पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। इस चैनल को ग्रो करने में आपका साथ मेरे लिए बेहद जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहां कहानी होगी और भी ज्यादा रोमांचक, शाही और इमोशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिए। हुक्म का जुनून, प्यार, जुनून और तकदीर की कहानी। घूंघट में लाज रखो, नैनों में बात है, चोरी की खड़ंक सो, हिवड़ में रात है। पधारो हारे सपना में, फूला सा मुस्कायो, ओ हुक्म सा थारो नाम दिल पे छायो। हुक्म सहारो दिल ले गयो, बिन बता के चले गयो। थारी मुस्कान में जादू है कोई, प्यार राजाम तू पिलायो। पायलोरी रुंझुन सुन के थम जावे पवन, थारो छुवो लागे मोहे, जैसे सावन रा फुहार। चंद मारी चांदनी तू, मैं रात री रानी, मिल जावे दो दिल, हारो हारो प्रेम कहानी।